प्लस m2v2 एंड अप टू कहाँ तक mn/vn अपॉन m1+m2 और कहाँ तक mn तक, तो उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स टोटल फोर्स जो है वो केवल सम रह जाता है किसका, एक्सटर्नल फोर्स, तो MACM। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, या ऐसे कह लें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का, तो आज ये सेकंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, और वो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे टाइप के जो वन लाइनर टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ मास जो कल हमने बात की थी वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इन चीज़ों की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मास ऑफ पार्टिकल, फॉर्मूला ये आ रहा था m1x1 + m2x2। मास ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ रिलेटिव पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड, सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, है ना। सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज लिया जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स पर, और उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस पर डिपेंड करता है। हमने फॉर्मूला लिखा था, यदि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो उसका अगर हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखना है तो xcm की वैल्यू क्या बनेगी, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली ycm की वैल्यू क्या बनेगी, m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। ये हमने कल निकाल भी लिया था, तो इसको एज एट कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर zcm की वैल्यू भी निकालनी है तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया था कि अगर इसको जनरलाइज पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो RCM इक्वल्स टू हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। और जहाँ पर मैंने कहा था r1 जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और पोजीशन कोऑर्डिनेट को आप i और j के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली r2 को कैसे शो करेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और अगर आपको RCM शो करना है तो XCM i कैप प्लस YCM j कैप, इस तरह से आप इन्हें शो करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के, कुल मिला के वही फॉर्मूला लिखना है जो अभी लिखे हुए थे। जैसे कि आपको XCM निकालना है तो XCM को निकालने का तरीका तो वही है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली YCM को भी वैसे निकालेंगे, सिमिलरली ZCM को भी वैसे निकालना है। और अगर आपको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो उसको ऐसे लिखना है। हाँ, उसको लिखने का तरीका बदल गया, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेट बताओ इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट सही होंगे, तो अगर आपको ऐसा ना लिख के मिले कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, उसकी जगह ये इंटीग्रेशन में मिल जाए तो ये भी सही है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे हम पीछे भी, और यहाँ पर भी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही है। फिर आगे अगर हम बात करें वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर के जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने लिया हुआ है। क्या वैल्यू है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m, और ये कहाँ तक जा रहा है, mn rn। और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या वैल्यू लिखी है, m1 प्लस m2 प्लस, और कहाँ तक आ रहा है, mn तक। तो ये नीचे टोटल मास हो गया, और उस टोटल मास को मैंने किससे लिख दिया, कैपिटल M से लिख दिया। किससे लिख दिया, कैपिटल M से। तो RCM का जो फॉर्मूला है क्या लिखा जा सकता है, m1 r1 प्लस m2 r2 और कहाँ तक, mn rn तक ओवर m। फिर हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की हमने जो पोजीशन वेक्टर था सेंटर ऑफ मास का, उसको टाइम से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। टाइम से डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा, VCM। तो पूरा डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन m, ऐसा कैसा रहेगा, m1 क्या बनेगा, dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 ओवर dt2। तो dr1 अपॉन dt1, dt किसके बराबर होगा, v1 वेक्टर।
dr2 अपॉन dt किसके बराबर होगा v2 वेक्टर। सिमिलरली drn अपॉन dt किसके बराबर होगा vn वेक्टर। तो अगर आप ओवरऑल VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो वो क्या बनेगा m1v1 प्लस m2v2 एंड अप टू कहाँ तक mn/vn अपॉन m1 प्लस m2 और कहाँ तक mn तक। इसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं, लिखा नहीं है यहाँ पर, ये रहा एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए भी उसको डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम निकालना है तो लीनियर मोमेंटम के लिए जो टोटल मास का हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया VCM से। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, है ना। ये जो हो गया ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इधर जो RHS है उस पर क्या बनेगा, m1v1 प्लस m2v2 और कहाँ तक जाएगा, mn/vn तक जाएगा। तो m1v1 बनेगा p1, m2v2 बनेगा p2, mn/v1 बनेगा pn। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, p1 प्लस p2 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, pn तक जाएगा। और इस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ pi वेयर i इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि mVCM इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ क्या होगा, pi होगा। एक्सेलरेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स ऑन CM, यदि सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमने ACM की वैल्यू निकाल ली, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर फोर्स वन पार्टिकल पे लग रहा है तो F1 इक्वल्स टू m1a1, F2 इक्वल्स टू m2a2 और इसी तरह से Fn इक्वल्स टू mnan। तो m1a1 को मैंने क्या लिख दिया, F1, m2a2 को क्या लिख दिया, F2, और mnan को क्या लिख दिया, Fn। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या चेंज हो गया, 1/m, ये बन गया F1 प्लस F2 और अप टू कहाँ तक हो गया, Fn तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m को मल्टीप्लाई कर दिया ACM से। तो MACM इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ Fi। तो ये क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर यदि उसके पास एक्सेलरेशन है तो द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास का जो प्रोडक्ट है ऑफ सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और टोटल मास जो सिस्टम का है उसका जो प्रोडक्ट है इक्वल टू होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको, मैथमेटिकल जो हमारे पास इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। अब अमंग ऑल दीज फोर्सेज देयर विल बी सम इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के जो इंटरनल फोर्स है वो भी यहाँ पर काम करते हैं। एंड ये इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई एक बॉडी है और इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स भी काम करेंगे। इंटरनल फोर्स का मतलब जैसे ये दो पार्टिकल हैं तो ये इसको खींच रहा है तो ये इसको खींच रहा होगा। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, तो जितने भी इंटरनल फोर्स लगेंगे वो अपने आप को एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्स आएंगे वो इंटरनल फोर्स इस तरह से जनरेट होंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक इंटरनल फोर्स अपना रिएक्शन पेयर खुद ही बना रहा होगा। तो वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे पर डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स जो बनता है F टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो मिलकर बनता है इंटरनल और प्लस F एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल फोर्स सारे जीरो हो जाते हैं तो बचता कौन सा है, केवल एक्सटर्नल फोर्स। तो टोटल फोर्स जो है वो केवल सम रह जाता है किसका, एक्सटर्नल फोर्स का। तो MACM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल। ठीक है, यहां पर आपने लिखा था कि जो टोटल फोर्स आ रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, और फिर इंटरनल फोर्स क्यों जीरो हो गए वो हमने देख लिया। Therefore the system center of mass of system of particle moves as through all the mass of the system is concentrated at center of mass। ये हमें पता ही है कि center of mass वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है।
और ऑल द एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास। जितना भी फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो सारा का सारा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसका डिके होता है, ये न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का बॉम्बार्टमेंट कराया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर, तो इसका डिके हो गया, मतलब एक पार्टिकल ये बन गया, एक बन गया हो गया ये, और एक बन गया हो गया ये। तो सेंटर ऑफ मास जो इसका है वो हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस में रहेगा? रेस्ट में। जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे है, और जब इसका फ्रेगमेंट होगा यानी कि न्यूट्रॉन का बॉम्बार्टमेंट होगा तो ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। उसके बाद भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहने वाला है? वो रेस्ट में रहने वाला है। ये आप याद रखना। हालांकि ये आता कहाँ से है? जो आप पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम पढ़ते हैं, तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम जो हम आगे पढ़ेंगे, तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो सेंटर ऑफ मास पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है उसको क्या दिखाई देता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है? रेस्ट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन है उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास को रख दिया जाता है। तो अब जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन यानी कि कहां पर रखा है? 0,0 पर रखा है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो इसको सेंटर ऑफ मास से हम देखते हैं तो वहां से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल इसके। अ फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सप्लोडेड। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है कोई बॉम्ब गिराया और बॉम्ब फट गया। ड्यूरिंग इट्स फॉल द फ्रेगमेंट में फ्लाई ऑफ रेंडमली, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इधर उधर जाएंगे, परंतु उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज मूव्स अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, है ना, अलोंग विच द बॉडी वुड बी हैव ट्रेवल्ड। मान लो यहाँ से कोई बॉम्ब फेंका आपने ऐसे, और ये बॉम्ब के आकर यहाँ टुकड़े हो गए, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इस वर्टिकल लाइन के अलोंग ही होगा। सिमिलरली दो ब्लॉक्स हैं एक टेबल के ऊपर रखें और उनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है ना, तो अगर उनको ऐसे पुश किया जाएगा, ऐसे एक दूसरे की तरफ पुश किया जाएगा एंड रिलीज, और उसके बाद छोड़ा जाएगा, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इनके जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हमने बात की कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? mv/cm। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालूं यानी कि dp/cm/dt अगर मैं करता हूं, तो यहां से क्या चेंज आएगा? mdv/cm/dt। तो ये बन जाएगा ma/cm इक्वल्स टू f एक्सटर्नल, है ना। यदि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो f एक्सटर्नल कितना हो गया? 0। f एक्सटर्नल 0 हो गया, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या वैल्यू 0 हो गई है? dp/cm/dt क्या हो गया? 0, जो कि क्या बना रहा है? एक्सेलरेशन बना रहा था। dp/cm/dt 0 हो गया तो इसका मतलब pcm यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो क्या हो गया? कांस्टेंट। और सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम mv/cm कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। यदि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल, यदि दो बॉल्स हैं साइमल्टेनियसली इन एयर में मोशन कर रही हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू बॉल्स आर इन एयर इज इक्वल्स टू g। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब है इनका जो एक्सेलरेशन आएगा acm वो किसके इक्वल होगा? g के इक्वल होगा। टू बॉल्स आर शोन साइमल्टेनियसली इन एयर। अब यहाँ डायग्राम शायद मेरे हिसाब से मिसिंग है, वो देखना पड़ेगा डायग्राम एक बार। और एक्सेलरेशन जो होगा, आप ध्यान रखना, एक्सेलरेशन जो होगा उन दोनों बॉल्स के सेंटर ऑफ मास का वो किसके इक्वल होगा? g के इक्वल होगा। इसको भी हम देखेंगे भी आगे, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। When two spheres collide, जब दो स्पेयर एक दूसरे से टक्कर करते हैं, द फोर्स एक्टिंग आर इंटरनल एंड सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, एक दूसरे से टकराएंगे
तो जो इंटरनल, इसमें केवल और केवल कौन से फोर्स रहेंगे? इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो एक बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए आएगा, यानी कि आपने ऐसे धक्का मार के छोड़ दिया दोनों को, उसके बाद से उन पर से हाथ हटा लिया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स अब जीरो हो गया। अब वो जब वो टक्कर करेंगे तो उनके ऊपर जो भी फोर्स रहेगा वो इंटरनल फोर्स रहेगा, ऐसे नॉर्मल फोर्स। तो ये इसके ऊपर लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब इंटरनल फोर्स है ही नहीं, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो वहां से लग जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। इसको हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। क्वेश्चंस हम कुछ सॉल्व कर लें पहले। क्वेश्चन है कि रिजिड बॉडी इज दैट विच डू नॉट चेंज इट्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक रिजिड बॉडी वह बॉडी है जो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के बाद क्या चेंज नहीं करती। ऑप्शन दिया हुआ है ओनली शेप, ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली साइज, ऑप्शन सी दिया हुआ है साइज एंड शेप, और ऑप्शन डी दिया हुआ है टेम्परेचर। हमने ये बात की थी कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजिड बॉडी हैज़, रिजिड बॉडी के पास कौन कौन से मोशन होते हैं? तो रिजिड बॉडी दोनों तरह के मोशन कर सकती है, वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकती है और वो रोटेशनल मोशन भी कर सकती है। फिर आगे बात करें, अ स्ट्रेट लाइन अराउंड विच, अ स्ट्रेट लाइन अराउंड विच अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इज कॉल्ड। वो स्ट्रेट लाइन जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या नाम देते हैं? तो हमने ये बात की थी कि उसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर अब हम इसके बाद बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी। कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, उनके सेंटर ऑफ मास आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो वहां पर ये स्टैंडर्ड फिगर्स के जो सेंटर ऑफ मास हैं वो आपको एग्जैक्टली याद ही होनी चाहिए। बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के, जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके मिड पॉइंट में होता है। इनके डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रॉड आपको बना के दिखाऊं। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सेम होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन देख रहे हो, तो इस पेन का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो सामने से दिख रहा है ये वाला एरिया सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रॉड या यूनिफॉर्म रॉड। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? इसके मिड पॉइंट पर। इसी तरह से एक क्यूबिकल बॉक्स के लिए उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्यूबिकल बॉक्स के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ होगा? वो होगा उसकी डायगोनल्स पर, जहाँ उसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही होगी, यानी कि यहाँ दोनों मिल रही हैं, दोनों डायगोनल जहाँ उसके दोनों विकर्ण काट रहे होंगे वहाँ पर क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास होगा। फिर आगे बात करें, जैसे एक हम बात करें सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग के लिए कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। इसी तरह से हम बात करें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जहाँ उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे। स्क्वायर में जहाँ उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे। सिलेंडर में जहाँ उसके सिलेंडर एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह काम करेगा तो उसके सेंटर में बीचों बीच। इसी तरह से अगर हम बात करें एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जहाँ पर उसकी ये जो मीडियंस है कट कर रही हैं, कहाँ पर होगा? उसके सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास लाइज नियरर टू हैवी मास। जनरली जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके पास लाई करता है? वो हैवी मास के पास लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इस बार आया भी था शायद COET PG में, कि सेंटर ऑफ मास जनरली कहाँ पर मिलता है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऐसी तरफ ज़्यादा होगी जहाँ पर मास ज़्यादा है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास ज़्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चंस कुछ कर लिए जाएं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिमेन्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया है। फिर आगे बात करें, द एक्सेलरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई जब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो गई है तो अगर dv/dt करोगे तो क्या आएगा? 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर हमें बात करनी है करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं उसकी बात कर लें। ये वाले हो गए क्या हमारे पेज? ये अभी करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर लें।
तो सबसे पहले तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मास शुड बी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर मास प्रेजेंट हो ही हो, है ना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जहाँ है वहाँ पर मास हो ही हो। वहाँ पर मास हो भी सकता है और मास नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास में बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, बॉडी की शेप क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द मटेरियल व्हेन नो मास इज प्रेजेंट। जब रिंग के अंदर कोई भी मास नहीं है, जब रिंग के अंदर कोई भी मास नहीं है, तो उस केस में जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है, उसके बाहर होता है। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना आप। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ये हमने बात कर ली और शुरू में ही कि जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है, किस फ्रेम से आप उसे देख रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड देयर रिलेटिव पोजीशन। वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट करता है, तो यदि उसके अंदर मास है, रिंग के अंदर मास है, तो वो आएगा रिंग के अंदर, और यदि रिंग के अंदर मास नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, रिंग के बाहर। तो दोनों पोजीशन है एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब उसका सेंटर, और आउटसाइड द मटेरियल व्हेन देयर इज नो मास प्रेजेंट। तो यानी कि दोनों ऑप्शन इसके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी एंड शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी। लॉ ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज थ्रू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट एंड एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड। मतलब हमारे पास ये कोई बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी, ये सेंटर ऑफ मास जैसे मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये टोटल मास ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो MACM, इसके लिए जो फोर्स होगा, इस पर जो सारा फोर्स लगेगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास की मोशन होगी ये हमें ये बताएगी कि पूरी बॉडी जो है वो किस तरह से मूव कर रही है। मतलब सेंटर ऑफ मास पे आपने फोर्स लगा दिया तो एक तरह से सभी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग गया, वो सभी पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन करेगा। द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होगी, सेंटर ऑफ मास जब भी मोशन करेगा तो वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, और रोटेशनल मोशन जब भी होगी तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा। द इंटरनल फोर्स विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमने ये बात की थी कि इंटरनल फोर्स जो है वो जीरो हो जाते हैं, तो इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की मोशन को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स act on a system, the acceleration of center of mass is zero. We already know this. The velocity and momentum उस टाइम में कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना, और the velocity and momentum of individual particle, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। The motion of center of mass can be studied using law of motion. न्यूटन्स के जो नियम है, न्यूटन के तीनों नियम यहां पर वैलिड होते हैं। आगे The motion of center of mass can be studied using Newton's law of motion. In a pure fill in the blanks motion, all the particles of the body experience same linear displacement as any other particle, translatory motion. In a pure fill in the blanks motion, all the particles move in a circular path with their center lying on a straight line called axis of rotation. तो ये क्या कहलाएगा, rotary motion. Two balls are thrown simultaneously in air. The acceleration of center of mass. दो बॉल है simultaneously थ्रो की गई है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो इनका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा
इनके जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी होगी, है ना। इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो वो कितनी होगी, जी होगी। अब इसके बाद एक मिनट, ये करा ऐसा है, ये अगर आपको ये डाउट है करा कैसा है, तो A1 और यहाँ पर आएगा M1 प्लस ये हो जाएगा A2 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब दो बॉल्स है जिनका मास सेम है, तो ये हो जाएगा M1 G1 mg, ये हो जाएगा mg अपॉन हो जाएगा 2m, तो ये सब कट जाएगा, ये 2g अपॉन 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, जी आ जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो अ रिजिड बॉडी कैन बी कंसीडर्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक रिजिड बॉडी को बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ईच पार्टिकल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये अगर एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हमेशा हर पार्टिकल के ऊपर, किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द सेंटर ऑफ अर्थ इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अगर ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ पर अर्थ का सेंटर है, तो ये जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर की होती है, तो इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। दीज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी कंसिडर्ड टू पैरेलल टू ईच अदर। ये जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे जो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे होंगे, इनको एक दूसरे के पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्स इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, जो हम लिखते हुए M1g M2g M3g इस तरह से हम उसको लिखेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड फॉर एनी पोजिशन ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप ऐसे समझ सकते हो, वो पॉइंट जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। द वेट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑन अ बॉडी। वो सेंटर ऑफ मास से आएगा, और इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है वेट, सेंटर ऑफ मास का मतलब है मास। इफ द शेप ऑफ बॉडी इज सिमेट्रिकल एंड डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इन द केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ कोइंसाइड ईच अदर। यदि एक कोई बॉडी है, उसकी शेप सिमेट्रिकल है और उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक पॉइंट पर आ जाते हैं। देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट दैट पॉइंट सिमेट्रिकली आइड ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उनका सेंटर ऑफ मास है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सभी एक पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक डिस्क ले ली, ये डिस्क, ये यूनिफॉर्म डिस्क है और सिमेट्रिकल शेप की है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनका इस डिस्क का सेंटर, तीनों एक ही पॉइंट पर आ गए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और जियोमेट्रिकल सेंटर, तीनों कहां पर आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। ये कब पॉसिबल है, ये जब पॉसिबल है जब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी का वो सिमेट्रिक हो और जो डेंसिटी है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना इज सिचुएटेड एट इट्स सेंट्रॉइड। ट्राइंगुलर लेमिना ये भी यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, जहाँ पर ये तीनों जो मीडियन से कट कर रही होंगी। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी आ गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आ गया। रिंग का मैंने आपको बता ही दिया, रिंग के केस में भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर पर आ जाएंगे। फॉर अ स्मॉल बॉडी कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड। ठीक है, टू अवॉइड द ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल शुड बी नियरर टू द ग्राउंड। कोई व्हीकल चल रहा है, ये हमारे पास कर्वीलिनियर पाथ है और इस पर कोई व्हीकल चल रहा है। व्हीकल हालांकि बहुत ही गंदा सा मैं बना रहा हूँ, पर ये समझने ये है, बस ये समझ लो। अब ये पलटने से बच जाए, मतलब इस तरह से पलटे ना या इस तरह से पलटे ना, उसके लिए ये सरफेस से जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल शुड बी नियरर टू द ग्राउंड। तो हाइट जो है इसकी कम रखी जाती है, अगर इसको जितना ज़्यादा ऊंचा रखोगे उसके पलटने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे।
तो हाइट इसकी कहाँ रखेंगे, ग्राउंड के पास रखेंगे। इन सर्कस अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेच्ड हॉरिजेंटल रोप changes his orientation such that the line of action of the total weight pass through vertically within the base area। जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है हमेशा इस तरह से पास होती रहे, है ना, वर्टिकली पास होती रहे लाइन ऑफ एक्शन। अगर इसलिए अपनी पोजीशन को ये ऐसे ऐसे चेंज करता रहता है ताकि लाइन ऑफ एक्शन इसकी हमेशा क्या रहे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाती रहे, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हो गई, जो इसकी वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पलट जाएगा ये। Difference between center of mass and center of gravity. Center of mass of a body is the point at which the entire mass of the body is concentrated. Center of gravity of the body is that point at which the entire weight of the body is concentrated. It refers the mass of the body. It refers the resultant gravitational force acting on individual particle of the body. In the case of small and regular bodies, center of mass coincide with the center of gravity. In the case of huge body, center of gravity does not coincide with center of mass. It does not depend on acceleration of body. ये center of mass के केस में does not depend on acceleration of body due to gravity. Due to gravity, it depends on the acceleration due to gravity. Center of mass of Earth Moon system. I think आज ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम कल में करेंगे, है ना। तो इतना तुम लोग कर लेना। इसके बाद ये कल का लेक्चर जो है इसमें ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको एडवांस, जो इसमें एडवांस चीज़ें होंगी, अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ इसमें, तो वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कल ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसका एडवांस जो वर्जन है, यानी कि एडवांस क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, और जो मैंने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चीज़ें हैं, वो फिर मैं कल के लेक्चर में कराऊँगा। ठीक है, चलिए भाई, इस लेक्चर में इतना ही, कल मिलता है।